ये कहानी एक बर्तन बेचने वाले कुमार बिल्लू की, जो अपनी पत्नी सावित्री के साथ एक छोटे से घर में रहता था। क्या हुआ सावित्री, तुम तो आज अपनी सहेली की शादी में गई थी ना? हाँ, मैं गई तो थी, मगर तुमको इससे क्या मतलब? अरे वही तो, मैं तुमको पूछ रहा था कि वहां कुछ बात हुई जिसे तुम इतना दुखी दिखाई दे रही हो। बात मुझे तो हमेशा अपनी किस्मत और तुम्हारे इस कुमार के काम से हमेशा से दुख है। पता नहीं मेरे माता पिता ने कौन सी मनहूस घड़ी में तुमसे शादी कर दी। अरे ये दुख तो तुम्हारा हमेशा से लगा रहता है। मुझे लगा कि कुछ नई बात होगी। पर आपको क्या बताऊं, मैं जिस शादी में गई थी वहां मेरी जैसी सुंदर औरत एक भी नहीं थी। फिर भी मुझे वहां किसी ने नहीं पूछा। लेकिन वहीं धनीराम की पत्नी महंगे कपड़े व गहने पहनकर आई थी। सब लोग उसी को देख रहे थे। आज मुझे पता चला कि दौलत शौहरत के सामने सुंदरता का कोई मोल नहीं है। इसी आप भी कुछ ऐसा काम शुरू करो जिससे मैं भी धनीराम की पत्नी की तरह दिख सकूं। ये तुम्हारी बेकार की बातें हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। हम जैसी हालात में हैं, हमें वैसी ही हालात में खुश रहना सीखना चाहिए। मेरे लिए तो सारी धन दौलत तुम्हारी सुंदरता ही है। तुम्हारी ऐसी ही बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हालांकि कि मेरे नसीब में बहुत दौलत शौहरत है, लेकिन तुम्हारे इस निठल्लेपन की वजह से आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मगर आज आपने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सोच लीजिए, आप मेरी सहेली रेणु को तो जानते होंगे, जिसका पति एक ज्योतिषी है। वह दिन के बहुत पैसे कमाता है, तभी तो आज उनके पास कितनी धन दौलत है। मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, आप भी ज्योतिषी का काम शुरू कर दो, तभी मेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें पता नहीं है, मैं एक कुमार हूँ जो बर्तन बनाता है। मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, फिर मैं एक ज्योतिषी कैसे बन सकता हूँ? मुझे नहीं पता तुम कैसे ज्योतिषी की विद्या सीखोगे, मगर तुमने कल सुबह तक ज्योतिषी का काम शुरू नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूंगी। मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे इस काम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और फिर बाद में अपना बर्तन का काम शुरू करूंगा तो लोग भी मुझ पर हंसेंगे और मेरे पास बर्तन लेने भी नहीं आएंगे। फिर मैं क्या करूंगा? हमारी रोटी रोजी का इंतजाम कहाँ से होगा? बिल्लू ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया और भविष्य की आने वाली परेशानियों के बारे में भी उसे बताया, लेकिन सावित्री के सर पर तो अमीर होने का भूत इस तरह चढ़ा हुआ था कि उसके कुछ समझ नहीं आता। अगली सुबह वो अपने पति से कहती है, मैं अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ आज, और अभी से मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं जा रही हूँ। बेचारा बिल्लू अब संकट में फंस गया। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाए, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वह अब ज्योतिषी का काम करेगा। अगले दिन वह बाजार जाकर जोर जोर से आवाज लगाने लगा, मैं ज्योतिषी हूँ। मैं किसी के भी भविष्य भूतकाल के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। जन्म से उसके जीवन में आने वाली घटना तक का हाल उसे बता सकता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर लोग उसके पास इकट्ठा होने शुरू हो गए। जो लोग बिल्लू कुमार को जानते थे, वे लोग उसके ऐसे ज्योतिषी का काम देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। बिल्लू कुमार, लगता तुम्हारा दिमाग बर्तन बनाते बनाते खराब हो गया है। तुम्हें अपना इलाज किसी अच्छे से वैद्य से करवा लेने चाहिए। यह बढ़िया है तुमने बर्तन बनाने के काम को छोड़कर ज्योतिषी का काम शुरू कर दिया। यहाँ सब लोगों को पता है कि बिल्लू एक कुमार है जो सिर्फ बर्तन बनाना जानता है ना कि लोगों का भविष्य। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? क्या पता बिल्लू ने किसी से ज्योतिषी विद्या सीख ली हो। अरे मैं दावा करके कहता हूँ, इसने कोई विद्या नहीं सीखी है। ये कल तक तो बर्तन बना रहा था, फिर एक रात में ऐसा क्या हुआ जो ये ज्योतिषी बन गया।
बेचारा कुमार इसी तरह अनगिनत लोगों के ताने सुनता रहा, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, और लोगों से दावा करता रहा कि मैं एक ज्योतिषी हूँ। संयोग से वहां राजा विक्रमादित्य का मंत्री वहां से जा रहा था। तभी उसकी नजर उस ज्योतिषी पर पड़ी। मंत्री बहुत ही परेशान था क्योंकि राजा का एक बहुत कीमती हीरा उसके पास से गायब हो गया था। जब उसकी नजर भीड़ पर पड़ी जो बिल्लू कुमार के नजदीक लगी थी, उसने उनके पास जाकर पूछा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे आप बिल्लू कुमार को नहीं जानते, जो कल तक बर्तन बेचा करता था और आज ज्योतिषी बन गया है। मंत्री बिल्लू के पास गया और अपनी सारी समस्या उसे बताई। अगर तुम ज्योतिष विद्या जानते हो तो तुम महाराज का बेहद कीमती हीरे को ढूंढकर मुझे कल तक बता दोगे। मैं तुम्हें इस काम के 100 सोने की मुद्रा दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें धोखेधड़ी के जुर्म में राजा के कोतवाल से कहकर जेल में डलवा दूंगा। बेचारा कुमार मंत्री की बातें सुनकर डर गया और उसका चेहरा देखने लगा, मगर उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह शांत और चुपचाप बैठा रहा। इधर मंत्री उसे एक दिन का समय देकर वहां से चला जाता है और लोग भी वहां से धीरे चले जाते हैं। असल में बात यह थी कि राजा का वह बेहद कीमती हीरा मंत्री की पत्नी ने ही चुराया था और उसे इस बात का भी पता था कि मंत्री हीरा ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए उसने अपनी एक दासी को मंत्री पर नजर रखने को कहा था और वो दासी चुपके से मंत्री की सारी हरकत पर नजर रख रही थी। इस संसार में जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उसी ने मुझे इस गलत धंधे में फंसा दिया। इसी तरह उसे पता ही नहीं चला कि वह कब इतना तेज बोल पड़ा। अरे ओ औरत, ये जो भी हुआ सब तेरी ही वजह से हुआ है। तेरी जैसी पत्नी होने से तो अच्छा कि आदमी कुंवारा ही अपना जीवन गुजार ले। नजदीक में खड़ी दासी ने जब ये सब बातें सुनी तो वह समझी, ये ज्योतिषी जरूर मंत्री की पत्नी के बारे में ऐसा कह रहा है और उसे इतना कोश रहा है। हो न हो इसे यह पता चल गया है कि वो हीरा मंत्री की पत्नी ने ही चुराया है, तभी तो ये ऐसे जोर जोर से चिल्लाकर ऐसा बोल रहा है। मुझे लगता ये जरूर इस बात को मंत्री को बता देगा कि उसकी पत्नी ने ही राजा का वह बेहद कीमती हीरा चुराया है। इतनी बातें सुनकर वह दौड़ती हुई मंत्री की पत्नी के पास गई और उसे कहने लगी, मालकिन जी, गजब हो गया आपका। राज एक ज्योतिषी ने अपनी विद्या से पता लगा लिया कि राजा का वह बेहद कीमती हीरा मंत्री की पत्नी ने ही चुराया है। कल सुबह वह यह बात मालिक को बताएगा। अगर गलती से ऐसा हुआ तो आपकी तो बहुत ही बदनामी होगी। मेरी बात मानो तो उसे बैला फुसलाकर अपनी तरफ कर लो, जिससे कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। अपनी दासी के मुख से बिल्लू कुमार की ऐसी बातें सुनकर उसके अंदर भी भय घुस गया। वो सीधे बिल्लू कुमार से मिलने के लिए निकल पड़ती है। बिल्लू उसे बाजार में ही मिल जाता है। वह उससे कहती है, सबके मन की बात जानने वाले, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। तुम मेरी इस नादानी को माफ कर दो तो मैं तुम्हें सारी घटना के बारे में सच सच बता दूंगी। बिल्लू ने आश्चर्य से पूछा, आखिर तुम मुझे क्या बताओगी? तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही पता है, फिर भी तुम मुझसे ही सब सच बुलवा कर ही रहोगे। तुम्हें तो पता ही है कि राजा का वह बेहद कीमती हीरा मैंने ही चुराया है। असल में बात यह है कि मैं ये सब काम अपने पति को सजा दिलवाने के लिए किया था। वह मेरे साथ हमेशा से ही बहुत बुरा व्यवहार करता आ रहा है। मैंने सोचा अगर मैं ये राजा का सबसे बेहद कीमती हीरा चुरा लूंगी तो मंत्री को सजा हो जाएगी और उसकी सारी धन दौलत मेरी हो जाएगी। मगर तुमने मेरा सारा सच पता कर लिया। अब मंत्री को तुम इसके बारे में कुछ मत बताना। तुम इसके लिए जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, मगर मेरे पति को इसके बारे भनक भी मत लगने देना कि ये सब कुछ मैंने ही किया है। ऐसी बातें सुनकर बिल्लू कुमार भी हैरान हो जाता है। वह उससे कहता है, जो भी तुमने मुझे बताया वो मुझे पहले से ही पता था, पर ये तो तुम्हारा बड़ढक्कापन है कि तुमने मुझे ये सब बताया और अपनी गलती की माफी। अब मैं कहता हूँ तुम वैसा करो जो राजा का बेहद कीमती हीरा है, उसे तुम मंत्री के कमरे में रखवा दो, फिर तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दूंगा कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं हीरे का तो पता लगा लूंगा और साथ में मंत्री को भी तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मंत्री की पत्नी बिल्लू की बात मान जाती है और सीधे अपने घर जाकर वह उस हीरे को मंत्री के कमरे में रख देती है।
अगले दिन सुबह होते ही बिल्लू मंत्री के घर पहुंचा और उसके पास जाकर बोला, मैंने अपनी ज्योतिषी विद्या से पता लगा लिया, तुम्हारा बेहद कीमती हीरा तुम्हारे ही कमरे में रखा। पूरे कमरे की सही से तलाशी करो, वो तुम्हें मिल जाएगा। मंत्री बिल्लू को पागल इंसान की तरह देखता है, पर बिल्लू इतने विश्वास के साथ उससे कह रहा था तो मंत्री उसकी बात रखने के कमरे की तलाशी करने चला जाता है और उसे छानबीन करते समय हो बेहद कीमती हीरा मिल जाता है, जिसे देखकर मंत्री बहुत खुश होता है और बिल्लू के पास आकर कहता है, आज से तुम मेरे सबसे खास आदमी हो। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझे अपना आरनी बना दिया। सचमुच में तुमसे अच्छा ज्योतिषी मैंने इस पूरे राजमहल में भी नहीं देखा। तुम वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान ज्योतिषी हो। फिर उसने वादे के अनुसार बिल्लू को 100 सोने की मुद्रा दी, लेकिन बिल्लू मंत्री की बात से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे पता था कि उसके पास कोई विद्या नहीं, जो हुआ वो एक इत्तेफाक था। उसने अपने मन में परमात्मा को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। बिल्लू सारी मुद्राओं को अपनी पत्नी को दे देता है। अब तो तुम खुश हो भाग्यवान, मुझे आशा की अब तुम मेरी जान को किसी मुसीबत में नहीं डालोगी। अरे इसमें खतरा किस बात का? फिर बिल्लू अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बताता है, मगर उसकी पत्नी पर बिल्लू की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अरे मेरे प्यारे पतिदेव, इस काम को करने इतना सारा धन मिल रहा है। मुझे लगता है तुम्हें इस काम को करना जारी रखना चाहिए। बिल्लू अपनी पत्नी को काफी समझाता। इस बार तो तकदीर ने मेरा साथ दिया, मगर हर बार वो मेरा साथ नहीं देगी। मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूँ, मैं इस काम को दोबारा नहीं करूंगा। बिल्लू के इतना कहने पर उसकी लालची पत्नी रोते हुए मुंह से उससे कहती है, तुम मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते, तुम मेरे इतना भी नहीं कर सकते। अब मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। उसके इतना कहने पर बिल्लू भी बेचारा फिर से एक बार अपनी तकदीर अजमाने को तैयार हो गया। अगली सुबह होते ही बहादुर से बाजार में जाकर लोगों को आवाज लगाने लगा, मैं ज्योतिषी ही जो कि सबके भविष्य वह भूतकाल की बात बता सकता हूँ। इधर बाजार में सब लोगों को यह पता चला गया था कि बिल्लू एक ज्योतिषी है। उसने मंत्री के बेहद कीमती हीरे का पता लगा लिया था। थोड़ी देर में लोगों की भीड़ उसके पास लग गई, मगर आज एक भी आदमी उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था। तभी वहां से नगर के सबसे बड़े वह धनी सेठ की लड़की निकली। वह बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। वह अपने सहेली के घर अपने घर की तरफ जा रही, मगर वो अपना बहुत ही कीमती हार कहीं रखकर भूल गई थी और अपने मन वह सिर्फ हार के बारे सोचते हुए अपने घर की तरफ आगे बढ़ रही थी। बिल्लू के पास भीड़ को देखकर वह एक आदमी से उसके बारे पहुंचती है। ये कौन है और इनके पास इतनी भीड़ क्यों दिखाई दे रही है? उस आदमी ने सारी बातें उस लड़की को बता दी कि वह पहले एक कुमार था, लेकिन भगवान की कृपा से उसे रातों रात ज्योतिषी विद्या मिल गई और बड़े ही आसानी राजा का बेहद कीमती हीरा ढूंढ दिया। ऐसी बातें सुनकर उस लड़की को बिल्लू पर पूरा भरोसा हो गया। फिर वो उसके पास जाती है और उससे, अगर तुम अपनी ज्योतिषी विद्या से मेरे खोए हुए गहनों का पता लगा सकते हो तो तुम्हारी मुझ पर बहुत मेहरबानी होगी और मैं तुम्हें इस काम 25 ही सोने मुद्राएं दूंगी। ऐसा सुनकर बेचारा बिल्लू घबरा जाता है और अपने मन में, बिल्लू बेटे, तू फिर फंस गया। मुझे इसे कोई ना कोई बहाना करके यहाँ से भगाना होगा, वरना आज मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और ऐसा सोचकर वह जोर से बोला, क्या कोई सुंदर कमल का फूल है क्या? ऐसा सुनकर उस लड़की को याद आ गया। हाँ, याद आया। मैंने अपने हार को उस स्नान करने से पहले सुंदर कमल को तोड़कर उसके नीचे रख दिया था। हाँ, जरूर मेरा हार वही होगा। इतना सोचकर वह लड़की अपने मन में बहुत खुश होती है। हे दिल के साफ और इतने ज्ञानी पुरुष, तुम थोड़ी देर यही रुको, मैं अभी आकर तुम्हारी सारी मुद्राएं दूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद वो वापसी आई तो उसके हाथ में एक पोटली थी जिसमें वह बहुत ही महंगा हार रखा था। वो बिल्लू को उसकी ईमान के तौर पर उसे 25 सोने की मुद्रा दे देती है और उससे कहती है, हे महान पुरुष, इस दुनिया में ऐसा कोई भी सच या भेद नहीं है जो तुमको ना पता हो। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि मैंने अपना हार कहाँ रखा है, मगर तुमने मुझे इसके बारे में बताया। जब तुमने कमल का नाम लिया तब मुझे याद आया कि मेरा हीरो से जरा हार मैंने कमल के फूलों ना के नीचे रख दिया था। मुझे ये हार तुम्हारी कोशिशों के कारण ही तो मिल पाया है।
इसीलिए मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं वो भी कम है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। बिल्लू फिर से ऊपर वाले का धन्यवाद करता है और इस बार वो पक्का इरादा कर लेता है कि वो अपनी पत्नी के कहने पर ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसकी जान पर बन आए। तो दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जल्द ही इसका पार्ट 2 आने वाला है। तब तक सभी अपने परिवार के साथ खुश रहो और अपने आसपास के लोगों को लालच करने से रोको, क्योंकि हर बार किस्मत साथ नहीं देती, जिससे उनको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे की स्टोरी के साथ।